नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी गार्गी शुक्ला। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में कहा कि राज्य से तृणमूल कांग्रेस सरकार के जाने का समय आ गया। ममता और कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वंदे मातरम का कर रहे हैं विरोध। मुंबई में एनसीपी की विधायक दल की नेता बनी सुनेत्रा पवार सर्वसम्मति से चुना गया विधायक दल का नेता। शाम 5 बजे मंत्री पद की लेंगी शपथ। निर्मला सीतारमण कल संसद में पेश करेंगी केंद्रीय बजट। निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार पेश करेंगी बजट। बजट से हर वर्ग के लोगों को उम्मीद। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का किया शुभारंभ। 31 जनवरी से 15 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में देश विदेश से बाहर से 100 से अधिक शिल्पी और कलाकार ले रहे हैं भाग। T20 विश्व कप से पहले भारतीय टीम के पास तैयारी का आखिरी मौका। तिरुवनंतपुरम में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैच की सीरीज का आखिरी मुकाबला आज। भारत की नजर सीरीज 4-1 से जीतने पर। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। अमित शाह ने बैरकपुर में नॉर्थ 24 परगना के कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल सरकार पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी सरकार वंदे मातरम का विरोध कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा, घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली ममता सरकार की विदाई तय है। बंगाल के जन जन तक, हर एक मतदाता तक, हर एक नागरिक तक ये संदेश लेकर जाना है कि वोट बैंक की तुष्टीकरण के कारण घुसपैठियों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आनंदपुर मोमो फैक्ट्री में आग लगने की वजह से जान गंवाने वाले श्रमिकों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने कहा, यह अग्निकांड ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार के चलते हुआ है। मैंने शुरुआत में कहा, आनंदपुर में लगी आग ये कोई हादसा नहीं है। 25 लोगों की जान गई है, 27 लोग लापता है। और एक कांड क्यों हुआ? क्यों हुआ? ये जो मोमो फैक्ट्री के मालिक है, उसमें किसका पैसा लगा है? अब तक मोमो फैक्ट्री के मालिक का अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? मैं ममता जी को पूछना चाहता हूं, अगर ये घुसपैठिए होते तो आपका रिएक्शन ऐसा ही होता क्या? कोलकाता के वॉव मोमो गोदाम अग्निकांड को लेकर ममता सरकार सवालों के घेरे में है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने इस मुद्दे पर राज्य की ममता सरकार पर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि अग्निकांड में 27 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन ममता बनर्जी कार्रवाई करने के बजाय गोदाम के सीईओ को लेकर विदेश यात्रा पर है। फोटो है जहां पे आप एरो भी देख रहे हैं, ये वाओ मोमो के सीईओ है सागर दरियानी। ये सागर दरियानी ममता बनर्जी के साथ विदेश यात्रा पे है, विदेश प्रवास पे है, घूम रहे हैं। इनका ही है वाओ मोमो। वाओ मोमो के फैक्ट्री में आग लगती है, दुर्घटना के कारण 27 से अधिक लोगों की हत्या हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद इस व्यक्ति पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? दिस इज द क्वेश्चन दैट द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल आर आस्किंग टुडे। ये प्रश्न आज पश्चिम बंगाल की जनता पूछना चाहती है, जानना चाहती है। हमारे शुभेंदु जी ने इस मुद्दे को उठाया है। कल भी थाने के बाहर भी बड़े प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने अपने विरोध को दर्ज करने का काम किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार अभी भी चुप है, अभी भी शांत है। गोदाम में नियमों और फायर सेफ्टी नियमों का अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ममता सरकार पूरे मामले पर चुप है, सिर्फ लिपापोती की जा रही है। अभी तक के अध्ययन में पता चला है इट इज अ मैन मेड डिजास्टर, मानव निर्मित ये दुर्घटना है। किसी प्रकार की कोई फायर सेफ्टी नॉर्म्स को नहीं फॉलो किया गया, मैंडेटरी एनओसी और ऑडिट की आवश्यकता होती है उसको नहीं प्राप्त किया गया। अब तक मुख्यमंत्री या उनका कोई प्रमुख नेतागण वहां नहीं गया है। गोडाउन मैनेजर पे, डिप्टी मैनेजर पे खाना पूर्ति की कार्रवाई हुई है, लेकिन बड़ी मछलियां कहां है? कूच बिहार के सीतलकुची ब्लॉक के देवनाथपारा इलाके में एक पुल गिरने को लेकर भी भाजपा ने हमला बोला है। गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि ममता राज में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल चल रहा है। इस वक्त सभी पुल हाईवे टू हेल बन गए हैं। तो वहां कुशासन का एक और उदाहरण हमारे सामने आया है और इसको भी बताना यहाँ बहुत आवश्यक है। पुल निर्माण को लेकर के बात करें तो माजरहट ब्रिज, विवेकानंद फ्लाईओवर, उल्टा डंगा फ्लाईओवर, मानगंज कैनाल ब्रिज, काकद्वीप ब्रिज। अंग्रेजी में एक गीत है एसीडीसी बैंड का, हाईवे टू हेल। तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ममता बनर्जी की शासन में जो पुल पश्चिम बंगाल में बन रहे हैं, ऑल द ब्रिजेस हैव बिकम हाईवे टू हेल। ऐसी दुर्गति है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुल निर्माण होता है और फिर इस प्रकार की जर्जर स्थिति हो जाती है। ये नेक्सस, और ये नेक्सस कोई आज का नहीं है, पुराना नेक्सस है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करेंगी। लोकसभा के बाद बजट की प्रति राज्यसभा के पटल पर रखी जाएगी। वर्ष 2019 में वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद यह उनका लगातार 9वां बजट है। संसद में बजट भाषण संपन्न होने के बाद बजट की प्रति मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। वित्त मंत्री बजट के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों के महाविद्यालयों से आए 30 विद्यार्थियों से बातचीत करेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने कई हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की। इनमें अर्थशास्त्री, व्यापार संघ, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र, लघु और मध्यम उद्यम, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र, उद्योग, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बजट पूर्व परामर्श किया और वित्त मंत्री को सुझावों की संकलित रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान युवाओं सहित नागरिकों ने भी सुझाव आमंत्रित किए गए थे। इनके माध्यम से भी जो इस बजट में देखने को मिलेंगे। देश भर से चुने गए 30 मेधावी छात्र बजट प्रक्रिया को समझने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। यहां उन्हें बजट की तैयारियों से लेकर उसकी प्रस्तुति तक हर चरण की बारीकी समझाई जा रही है। छात्र संसद में बजट की कार्यवाही को भी लाइव देखें ताकि वो समझ सकें कि बजट कैसे देश की नीतियों को दिशा देता है। इसके बाद इन छात्रों को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट पर सीधी बातचीत करने का अवसर भी मिलेगा।
और इस कार्यक्रम को लेकर जो छात्र हैं वो बेहद उत्साहित दिखाई दिए हैं। उनका कहना है कि वित्त मंत्री से बजट पर चर्चा करना उनके लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण है। इट्स अ प्राउड मोमेंट। बहुत प्रिविलेज फील हो रहा है कि हमारे इंडिया के यूथ को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है बजट मेकिंग में, और हमें एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वी कैन अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ बजट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। And I'm very much excited. Added to this, we are having a one-to-one interaction session with the finance minister and the other leaders of the Ministry of Finance who really shape the role and the growth of our nation. I'm very glad it perfectly aligns with what I'm doing. Secondly, of course, I'm very excited to interact with multiple people, senior officials, and कल फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी कल डिस्कशन है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट टू। ये तो सब किताबों में पढ़ रहे थे हम लोग, पर आज का फेस टू फेस देखने का मौका जो मिल रहा है, इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत ग्रेटफुल। मेरा कॉलेज से मेरा और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए भी आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। मैंने सिर्फ लक्ष्मीकांत में पढ़ा था बजट, बट नाउ आई विल गेट अ चांस टू एक्चुअली विटनेस द बजट लाइव इन द लोकसभा गैलरी, सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बजट को देखना लोकसभा की गैलरी से, इस पूरे देश में 30 लोग सिलेक्ट हुए हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए, विच मेक्स इट इवन मोर स्पेशल, और बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस है ये। तो छात्र बेहद उत्साहित हैं। ये सभी छात्र कल लोकसभा में बजट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देखेंगे। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुना गया है। मुंबई में आज हुई पार्टी विधायक दल की बैठक में सुनेत्रा पवार को पार्टी की विधायक दल का नेता चुन लिया गया। शाम 5 बजे वो मंत्री पद की शपथ लेंगी। इससे पहले वरिष्ठ नेता दिलीप वलसे पाटिल ने विधायक दल के नेता पद के लिए सुनेत्रा पवार के नाम का प्रस्ताव रखा। छगन भुजबल समेत कई अन्य नेताओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसके बाद सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से एनसीपी के विधायक दल का नेता चुना गया। पार्टी नेताओं ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि इससे राज्य की राजनीति में महिला नेतृत्व को नई दिशा मिलेगी। एनसीपी के विधायकों ने आज मुंबई के विधान भवन स्थित पार्टी कार्यालय में दिवंगत नेता अजित पवार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार के निधन के बाद पार्टी सदस्यों में शोक की लहर है। विधायकों ने पुष्पांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। श्रद्धांजलि सभा में पार्टी के विधायक और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हरियाणा के फरीदाबाद में आज से 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ हो गया। ये मेला 31 जनवरी से 15 फरवरी तक आयोजित होगा। इस बार मिस्र यानी कि इजिप्ट पार्टनर नेशन है, जबकि उत्तर प्रदेश और मेघालय थीम स्टेटस है। दक्षिण दिल्ली से सटे करीब 45 एकड़ क्षेत्र में फैले सूरजकुंड मेला प्रांगण में देश विदेश से आए 1200 से अधिक शिल्पी और कलाकार अपनी कारीगरी और कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। मेले का उद्घाटन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्य मंत्री राजेश नागर सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला लोकल फॉर वोकल की भावना को सशक्त रूप से प्रस्तुत करता है। उन्होंने बताया कि इस बार मेले में 50 से अधिक देश भाग ले रहे हैं, जो भारत की वसुधैव कुटुंबकम की सोच को दर्शाता है। More than 32 countries participating this year. This fair is true embodiment of timeless Indian philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world is one family.
bringing together the nation's cultures and the crafts under one shared roof. That is our Mela today. It brings together the hands that create. It brings together that minds that innovative. And it brings together the traditions that define many countries. भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के गोवा दौरे का आज दूसरा दिन है। नितिन नवीन ने आज मिरामार बीच पर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर और राज्य के पहले मुख्यमंत्री भाऊ साहेब बांदोडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दौरे के पहले दिन उन्होंने प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक को संबोधित किया। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने गोवा के सांसदों, मंत्रियों और विधायकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी नेताओं से अनुशासन, एकता और समर्पण के साथ जनता की सेवा करने का आह्वान किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष का मार्गदर्शन विधायकों और मंत्रियों के लिए प्रेरणादायक रहा। उन्होंने बताया कि नितिन नवीन ने अधिक ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और जनता के आशीर्वाद से गोवा सरकार राज्य को विकास और सुशासन के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 14 वर्षों में अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 2014 में प्रति व्यक्ति आय 1,12,000 था और 2023-24 के जो मेरे पास आंकड़े हैं तब तक ये 3.5 लाख प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया। ये गोवा के विकास की कहानी बता रहा है। जो लोग पूछते हैं कि गोवा में क्या हुआ, मेरे मित्रों, उनको जाकर ये बताने की बात है। जिस गोवा में आज एक नहीं 2-2 एयरपोर्ट हो चुके हैं, जिस गोवा में आज एक्सप्रेसवे और सड़क और एनएच की सड़कें आज तेजी से दिख रही हैं, नए नए फ्लाईओवर दिख रहे हैं, ये बदले हुए गोवा की तस्वीर है। इस तस्वीर को जनता के पास लेके जाना है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते से भारत की केमिकल इंडस्ट्री को यूरोप में निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का कहना है कि इससे ऑर्गेनिक केमिकल, फार्मास्यूटिकल केमिकल और एग्रोकेमिकल का निर्यात बढ़ेगा। तकनीक हस्तांतरण से कारोबार को काफी फायदा होगा। यूरोपियन यूनियन के साथ जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है उससे बहुत इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और एग्रोकेमिकल्स में जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बढ़ जाएगा। 60% के ऊपर केमिकल्स पे 6% टैरिफ अभी लग रहा है यूरोपियन यूनियन में, वो अगर हट जाएगा केमिकल्स के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो भी केमिस्ट्री है वो सब टेक्नोलॉजीज वहां से यहाँ ले आके हम बेहतर केमिकल्स अभी बना सकते हैं इंडिया में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारी चर्चाओं में हमारी रणनीतिक साझेदारी का विश्वास झलकता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने किसान मेले के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि किसान मेले सरकार और किसानों के बीच संवाद का काम करते हैं, इसलिए वो किसान मेले में हिस्सा लेंगे। साथ ही उन्होंने दुर्ग जिले की प्रगतिशील खेती की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो दुर्ग जिले के किसानों के साथ मिलकर संवाद करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री कृषि मंत्री से मुलाकात भी करेंगे, जहां वो कृषि और ग्रामीण विकास की परियोजना पर चर्चा करेंगे।
छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरती पर एक तो मैं किसानों से संवाद के लिए आया हूं। दुर्ग जिले में किसानों के बीच खेतों में जाके वहां बड़ी प्रगतिशील खेती होती है, उनके साथ चर्चा भी करूंगा, किसानों से संवाद करूंगा और बाद में किसान मेले में भी भाग लेके, क्योंकि किसान मेला एक सरकार और किसानों के बीच संवाद का सेतु है, तो उसमें भी चर्चा करूंगा। छत्तीसगढ़ के सेक्रेटरिएट में, मंत्रालय में माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, उनके साथ कृषि और ग्रामीण विकास की योजनाओं की हम लोग समीक्षा करेंगे। कर्नाटक के बीदर जिले में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। हुमनाबाद तालुक के मोलकेरा गांव में स्कूल जा रहे 6 बच्चे संदिग्ध धमाके की चपेट में आ गए। घटना मोलगी मरैया मंदिर जाने वाले रास्ते पर हुई। हादसे में स्कूल जा रहे बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और धमाके के कारणों की जांच में जुटी है। एसओसीओ टीम ने विस्फोटक वस्तुओं के नमूने इकट्ठा किए हैं। इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है, क्योंकि पिछले 6 महीनों में ये 5वां विस्फोट है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कर्नाटक में बड़ी सफलता मिली है। एनसीबी ने मैसूर में एक अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी सिंडिकेट का भांडाफोड़ कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही जांच एजेंसी ने यहां एक गुप्त ड्रग निर्माण प्रयोगशाला का पर्दाफाश कर 25.6 लाख रुपए, एक एसयूवी, 10 करोड़ रुपए की ड्रग और 500 किलोग्राम से अधिक वजन के रसायन भी जब्त किए हैं। मास्टरमाइंड समेत पकड़े गए सभी तस्कर राजस्थान के जालोर के रहने वाले हैं, जबकि इस गिरोह से जुड़े अन्य बदमाशों की पहचान और लैब उपकरणों और रसायनों की आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाने की कोशिश जारी है। इससे पहले बेंगलुरु पुलिस ने 19 जनवरी से शुरू कई दिन की कार्रवाई में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की बिक्री करने वाले 7 राज्यों के 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। सरकारी स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित विंग्स इंडिया 2026 में अपने विस्तारित नागरिक उड्डयन पोर्टफोलियो का प्रदर्शन कर रही है। 28 से 31 जनवरी तक चल रहे इस द्विवार्षिक नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी में HAL ने H-228 कंप्यूटर विमान, ध्रुव न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर और सुपरजेट 100 क्षेत्रीय विमान को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया। HAL का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, नागरिक उपयोगिता, संचालन और भविष्य के लिए तैयार विमान कार्यक्रमों को मजबूती देने का प्रयास है। यह पहल नागरिक उड्डयन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और सशक्त करती है। और इसी के साथ ही डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी गार्गी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।